हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। एंड गाइस वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ जून 11 2020। तो गाइस आज है 11 जून 2020 और दिन है थर्सडे। तो थर्सडे का हम द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, तो गाइस बने रहिएगा। और आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि पीडीएफ नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक एक नोट्स यहाँ पे सब कुछ कवर करा जा रहा है बिल्कुल फ्री। तो आपको करना है टेलीग्राम डाउनलोड। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक। स्टडी मोर विद दीपक आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका चैनल का लोगो, और उसके बाद वहाँ पर जो हमारा यूट्यूब का लोगो है, दोनों का बिल्कुल सेम है। उसके बाद स्टडी मोर विद दीपक आपको टाइप करना है, तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग नोट्स जो डेली न्यूज़पेपर कवर करते हैं, हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं, वो सब प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और साथ ही साथ जो एनालिसिस होता है और हाईलाइटेड जो न्यूज़पेपर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी, यानी कि सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। हालांकि अगर आप सब्सक्रिप्शन भी लोगे द हिंदू का तो वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ फ्री है। तो गाइस जाके ज्वाइन कर लेना स्टडी मोर विद दीपक। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपने एनालिसिस पे, देखते हैं आज की कौन कौन सी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं चाइना रीचेस अकॉर्ड विद इंडिया ऑन एलएसी स्पैट। यानी कि अभी ये आपको पता है डेली बेसिस पे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इतने दिन से रोज ही ये न्यूज़ आ रही है। इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर है, लेकिन अब क्या हो गया है, फाइनली कह दिया गया है दोनों आराम से मिलकर अपने सुलझा लेंगे। जो चाइनीज़ फॉरेन मिलिट्री है उसने बोला है कि जो दोनों साइड हैं वो एग्री हो गई हैं कि सिचुएशन है वो हैंडल कर ली जाएगी प्रॉपरली। ठीक है, इन लाइन विद एग्रीमेंट के साथ। और जो सिचुएशन है उसे बहुत इजीली यहाँ पे अब चीज़ों को टैकल करा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कह दिया गया है। लेकिन ये लोग कुछ चीज़ कोई जो स्पेसिफिक डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेसिफिक बट डिड नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल ऑन सम ऑफ द स्टैंड ऑफ पॉइंट, जैसे कि पोगोंग लेक जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है इंडिया की साइड पे, जो कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों की हम डिटेल्स है वो हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक, अब एलएसी है तो एलएसी को एक बार देख लेते हैं। एलएसी को देखने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे पीडीएफ नोट्स पे, तो साथ में चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और देखते हैं एलएसी के ऊपर, एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। गाइस सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो गाइस आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखते हैं एलएसी। ये रहा हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है वो ये है। ठीक है, चाइनीज़ आर्मी यहाँ से, जो चाइनीज़ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो यहाँ से घुसी है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा अक्साई चीन वाला ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इन सब पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। जैसे बुक लिस्ट आप देख सकते हो, पूरी यूपीएससी की कंप्लीट बुक लिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद डेली बेसिस पे जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वो रेडीमेड, आप समझ लो आपको रेडीमेड्स नोट्स मिल रहे हैं तैयार बिल्कुल। तो आपको करना क्या, बस खाली ज्वाइन करना है और साथ में लेक्चर देखना है और नोट्स को बनाते रहना है। चीज़ें आराम से टैकल कर लोगे आप। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या चीज़ है। सही है, पहले हमने ये वाली न्यूज़ डिस्कस करी, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे और कौन सी न्यूज़ है। और ये बस खाली ये न्यूज़ नहीं, एक टर्म है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉडी है ये क्या काम करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है न्यूज़ में, न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिंग्स बैक ज्वेलरी इन पीएनबी केस में, वापस जो ज्वेलरी लेकर आए, बट हमारा टर्म से रिलेटेड यहाँ पे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या काम होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। उसके लिए हम चलेंगे अपने पीडीएफ नोट्स के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं छोटी छोटी, इनमें से ही एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं और ये न्यूज़ में है चीज़। ठीक है, अब न्यूज़ में है तो आपको पढ़ा तो है लेकिन आपने उसकी बैकग्राउंड तो देखा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ईडी, ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो लॉ को लागू करती है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक लॉज को लागू करना और जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको फाइट करना, उनसे टैकल करना। और ये जो हमारा ईडी है ये एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, हालांकि यहाँ पे आईएएस भी। ठीक है, जो कि आप सब लोग बनने वाले हो। ठीक, तो ये सब इनका ये यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद जो ये ओरिजिन हुआ ये डायरेक्टरेट, ये कब हुआ, 1 मई 1956 में, जब एक इन्फोर्समेंट यूनिट को फॉर्म करा गया इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। किस लिए यहाँ पे इसे फॉर्म करा गया था, ताकि वो हैंडल कर सकें एक्सचेंज कंट्रोल्स, लॉ वायलेशंस जो हो रहे हैं उनको हैंडल कर सकें और अपने लॉज वगैरह लागू कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे
अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के में यहाँ पर ये लागू करा गया था, एक्ट 1947 में। और 1957 के ईयर में ये जो यूनिट है इसको रीनेम कर दिया गया था। जैसे मैंने भी बताया 1957 में ये फॉर्म हो गया था। तो जो ये यूनिट है उसे रीनेम, एक नाम दे दिया गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आप अगर क्वेश्चन आए इसका क्या काम है, तो यहाँ पर फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया, क्योंकि ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पर सही से बिल्कुल सटीक नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2-4 चीज़ और देख ले रहे हैं, सब चीज़ आपको प्रोवाइड है। ऑपरेशन ज्यूरिसडिक्शन कहाँ का है, ये इंडिया के लिए। गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव्स ये हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप तो यहाँ पर आप फ्रीली, ये सब फ्रीली अवेलेबल है, तो गाइस जाकर ज्वाइन करें। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं अपने न्यूज़ में और क्या चीज़ें आज के लिए डिस्कस करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट आज के लिए। उसके बाद एक न्यूज़ ये देख ले रहे हैं, ऐसे ही जो गुजरात की जो प्राइड है, गुजरात की शान है, वो बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो गिर लॉयंस होता है ना, गिर लॉयंस, ये जून 5 का सेंसस बताता है एशियाज़ का एग्जीक्यूटिव पॉपुलेशन, जो कि 29% पिछले 5 साल में 29% नंबर्स में यहाँ पर ये गिर लॉयंस इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे 2020 में आप देख सकते हैं 674 हो गए हैं। 990s में 1990 में 284 थे, 304, तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गए हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसके बाद चलते हैं और देखते हैं अपने एडिटोरियल पे आज क्या न्यूज़ है आज के लिए। तो गाइज आ गए हम लोग पेज नंबर 6 पे अपने एडिटोरियल पे। और एडिटोरियल पेज होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेंस के ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इससे ही बनेंगे, एडिटोरियल उसके अपोजिट पेज से। प्रीलिम्स के लिए आपके काफ़ी सारी जगह से बन सकते हैं, जैसे हमने अभी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ा था, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मेन्स के लिए। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये तो हमारे लिए बेकार है, ये वाली न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि जो G7 कंट्रीज़ है। और ट्रंप जी ने यहाँ पर क्या करा था, ट्रंप ने कि वहाँ पर अभी G11 को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा है, लेकिन जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है, सितंबर तक का है G11 समिट में, जिसमें इंडिया भी जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया से सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके बात करेंगे। ये जो है यहाँ पे ये बकवास डिस्कस नहीं करेंगे, इंडिया से जो है सारी चीज़ें कनेक्ट करके बात करेंगे, और साथ ही साथ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो उसके बारे में बात करेंगे। वो भी हमारे नोट्स में अवेलेबल है, वहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद ये वाली न्यूज़ जो है ये है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह ज़्यादा हैं, बट ध्यान दिया जाए पब्लिक पे भी, इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छे से करे जाए ताकि चीज़ों से हम टैकल कर सकें। तो ये चीज़ इसके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ आती है अगली रन, ये भी शॉर्ट न्यूज़, एक छोटी सी न्यूज़ है, इसके बारे में बताऊंगा, आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर एक एथलीट हैं गोमानी मरीमुथा। ठीक है, इनका जो करियर है वो 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डोप ले लिया था। डोप क्या, यानी कि एक स्टीरॉयड टाइप है, ड्रग्स है, जो कि परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देता है, बट बॉडी तो बेकार होनी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ है। तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको 2-4 चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और आप अपने जो आंसर्स होता है ना, उनमें आप एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो आंसर होगा वो और लोगों से अलग दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं फॉल्ट इन आर ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट है हमारा, जो ये आईबीसी से है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से लेके यहाँ पे बात है, इसके बारे में पूरी बात जानने को मिलेगी आपको। ये क्या है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड कब फॉर्म हुआ, इसके बारे में बातेंगे। और ये जो डिफ़ॉल्ट है, कि ये बता रहे हैं राइटर की यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, एक कमी है, एक फॉल्ट है इस ड्राफ्ट में, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये और ये जो पॉलिसी आइडियाज़ होना चाहिए वो हम लोगों को, ये हम लोग आर्टिकल ये वाला जो है इसे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पॉलिसी आइडियाज़ हैं, अब जो हमारे आइडियाज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज़ को भी देखना चाहिए, ताकि तभी हमारा जो ग्रीन आउटकम है, ठीक है, हरा भरा आउटकम है, वो निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर डीलिंग विद ट्विन चैलेंजेस आ रहा है, कि वही बात हो रही है बार बार, कि जो यहाँ पर अब पॉलिसी आइडियाज़ हैं उससे जो एम्प्लॉयमेंट के साथ और इंडस्ट्रियल प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ेगा। पहले हम लोगों को रोज़गार और ये सब देखना पड़ेगा, तभी हम लोग ग्रो कर सकते हैं और हमारा एक ग्रीन आउटकम आएगा। ठीक है, ये अगर चीज़ें करेंगे हम तो एक बेटर क्रिएटिविटी आएगी और जो कंट्री है उसको एक बूस्टअप मिलेगा। तो हम लोगों को केयरफुल रहना है इस क्राइसिस में रहकर। ये जो क्राइसिस चल रहा है हमारा, कोविड-19 पेंडेमिक महामारी चल रही है, इसमें अपना ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को चलना है और अनस्टॉपेबल रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है आर्टिकल में। उसके बाद यहाँ पे ये डेटा पॉइंट है, डेटा पॉइंट में बात हो रही है कि जो आउटपुट है मार्केट का, ठीक है, आउट ऑफ द मार्केट, आउटपुट कह रहा हूँ मार्केट का। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर,
एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग अराइवल्स इन मार्केट, वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल वो होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट्स में रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं लॉकडाउन फेज में जो यहाँ पर 2020 का है, ये 2018 का हमारा ग्रीन वाला है, 2019 का हमारा ब्लू वाला है, 2020 का सबसे नीचे है। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये भी पुअर को जो सपोर्ट करते हैं वो भी सब लो हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 2020 का है वो भी लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे वेजिटेबल है वो भी शॉर्टफॉल हो चुकी हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर शॉर्टफॉल हो चुका है। ठीक है, वो भी गिर चुका है, तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो हमने ये तो काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है। उसके बाद चलते हैं अपने एडिटोरियल पे और बात करेंगे आज सबसे पहले अपने ग्रुप ऑफ 7 की। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ 7 वाला जो हमारा आर्टिकल है ये क्या बात कर रहा है, विद द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, जो न्यू एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, वो फोकस करे ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। जो नया तरीका क्या है, जो हमारा G11 है। ठीक है, एक नया समिट आने वाला है, उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो G7 समिट है, ठीक है, इसको ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया ये आउटडेटेड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर G11, G10 या G11 लाना चाहिए, जिसमें इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे रशिया, ये सब भी आए। ठीक है, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। तो अभी हम चलते हैं नोट्स के ऊपर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा क्वेश्चन लेकर। ठीक है, और वो भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी G7 की बात हो रही है, हमारी GS2 से आप रिलेट कर सकते हैं। ऑल अबाउट G7 जो है हमारी G7 कंट्रीज़ हैं, और अपकमिंग G11 कंट्रीज़ की बात हो रही है। ठीक है, G11 यानी डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं G11 आए, अब तो G7 जो है वो पुराना हो गया। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G11 समिट को यहाँ पे प्रपोज करा जाए, और जो G11 है वो एक्सपेंशन होगा G7 ग्रुप का। ठीक है, जो G11 है ऑब्वियस सी बात है, जब 11 हो गया तो वो तो बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ 7 है वो इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर ये हैं हमारी G7 में। बट अब जो G11 है तो यहाँ पर G7 में कुछ और इंक्लूड होंगी। वो कौन कौन सी होंगी, 4 जो इंक्लूड होंगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया, यहाँ पर इसे इंक्लूड करने की बात करी जा रही है, तब वो G11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एंटी चाइनीज़ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ये, और यहाँ पे ये जो G11 है ये इनिशिएट क्यों करा जा रहा है, तो मिस्टर ट्रंप का क्या कहना है कि जो G7 समिट है उसको कैंसिल करी गई और शेड्यूल करा गया जून के लिए एट कैंप। ठीक है, बट कोविड-19 आ गया, तो उसकी वजह से तो अब सब कुछ बंद हो गया, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई समिट वमिट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे डिक्लेयर करा गया फिर उनके द्वारा कि जो 45 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारी G7 समिट है, ये पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, अब ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ये एक वैलिड एजर्शन, एक वैलिड दावा दे के ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा एक वैलिड दावा है, और एक रीअलाइनमेंट्स, एक सेकेंड गाइस, कि रीअलाइनमेंट्स हो सकती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक पावर्स। ठीक है, वापस जोड़ सकती हैं बहुत सारी इकोनॉमिक पावर साथ में यहाँ पर। और रीअलाइनमेंट्स, ग्लोबल रीअलाइनमेंट्स में जो यूनाइटेड किंगडम है, इसकी पोजीशन आफ्टर ब्रेग्जिट, जो ब्रेग्जिट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन से एग्जिट हुआ, ब्रेग्जिट हुआ, ब्रिटेन एग्जिट हुआ, ये इससे क्या हो गया है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसकी बात तो छोड़ो, अभी हम अपने G7 और G11 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कंट्री से लेकर कुछ ना तो कुछ बात हुई है। अब यहाँ पर जो चाइना की बात हुई है कि चाइना को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखा है, चाइना की बात नहीं करी है ट्रंप ने। और यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या उठता है इंडिया के लिए, जो बिग क्वेश्चन उठता है इंडिया के लिए, क्या कि जो ये इन्विटेशन इशू करा गया है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अगर हम इस आंसर को देखें बैलेंस करते हुए, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, आंसर भी। तो गाइज आंसर राइटिंग भी आपको साथ साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर क्या कहना है कि अगर बैलेंस करते हुए देखें तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो G11 है वो इंडिया को करनी चाहिए, यस। ठीक है, जुड़ना चाहिए कहाँ पर, एक जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से। ठीक है, अपने जो इंटरेस्ट रखना है एक जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से, और साथ ही साथ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप चल रहे हैं या टूर्ड रिलेशनशिप चल रहे थे,
घटिया रिलेशनशिप चल रहा है उससे भी यहाँ पर चीज़ों को फोकस करा जाता है, उससे भी हटकर यहाँ पर उस चीज़ों को भी टैकल करा जा सकता है अगर ज्वाइन होता है तो, क्योंकि इंडिया के हाथ में भी पावर आ जाएगी। उसके बाद इंडिया को बेनिफिट कैसे मिलेगा अगर वो G11 में आती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है हाउ विल इंडिया बेनिफिटेड अगर वो G7 में आती है, G11 में आती है तो ये अ फोरम लाइक G11 एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक कंसिडरेबली वैल्यू देगी इंडिया को, ठीक है, अगर ये जाता है तो। और यहाँ पर ये एक ओकेजन को ऑफर करती है कि डिस्कस कर सकें वर्ल्ड्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो कोविड-19 से रिलेटेड बातों को यहाँ पर डिस्कस कर सकें, जो कि कोविड-19 ने ग्लोबल इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया है, उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशंस वगैरह निकालें। और यहाँ पे ये हेल्प कर सकती है कंटूर्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस के लिए, ठीक है। जो उसके बाद जो हाउ विल चाइना व्यूज़ इंडियाज एक्सेप्टेंस, यानी कि अगर इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो चाइना किस तरीके से, किस नज़रिए से देखेगा, जो ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है इंडियाज एक्सेप्टेंस के लिए, जो ये अगर इनविटेशन आता है और यहाँ पर अगर चाइना जो है वो इसे वो सॉरी इंडिया जो है अगर एक्सेप्ट करता है तो ये चाइना के लिए हो जाएगा शॉकिंग, ठीक है, क्योंकि इंडिया के हाथ में भी आ जाएगी काफ़ी सारी पावर। और ये जो मूव है इंटर्न यहाँ पर कहा जा रहा है एज अ पार्शियल रिटेलिएशन रहेगा गवर्नमेंट्स का, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यूएस के साथ भी मिल जाएगी, यानी कि सब लोगों के साथ मिल जाएगी, तो और ज़्यादा पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी हाथ में, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा जो हमारा दुश्मन है चाइना उससे टैकल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके अपोजिट देखें तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होंगे इंडिया में और वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा। और जो G11 इनविटेशन है उसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसे इंडिया को मानना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ठीक है, ऐड हो जाना चाहिए उसमें। अब यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के पास यहाँ पर एक सद्गुण है कि वो अपना मैसेज है वो ट्रांसमिट कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। नो अदर देन कंट्री कैन डिक्टेट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद कि हमने देखा अभी कि चाइना जो है मिलिट्री वो कैसे आ गई है इंडिया में, ठीक है, तो उसको रिलेटेड बात कर सकें और यहाँ पे जो चाइना का प्रेशर है अपने ऊपर से वो हटा सकें, क्योंकि यहाँ पे अब रिलेशनशिप बनेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया से। जो जापान और ऑस्ट्रेलिया है, साथ साथ यहाँ पे यूएस है। ये 13 ईयर की क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा गया है। अब QSD क्या होता है इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। इन एडिशन यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है ग्रुपिंग्स में, लेकिन चाइना नहीं है, ठीक है। उससे यहाँ पे ग्रुपिंग क्या कहा गया है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORA, ठीक है, याद रखना इसे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि G11 मेंबरशिप अगर एक्सेप्ट करता है इंडिया तो उसके पास काफ़ी सारी पावर आ जाएंगी। तो नोट देखते हैं जो QSD है हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD, तो ये क्लोज ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA रहेंगे, ठीक है। चार कंट्रीज़ हैं और ये इनिशिएट करा गया था जापान के द्वारा 2007 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक समझा जाता है ये कोएलिशन है मैरीटाइम्स डेमोक्रेसी का, ठीक है, एक संगठन है। और यहाँ पे जो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होते हैं या ट्रेडिंग सिस्टम से होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को सिक्योर करा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, IORA की। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 22 कोस्टल स्टेट्स हैं, यानी कोस्टल क्या होता है, जो नदी से लगे हुए होते हैं, ठीक है, समुद्र से लगे होते हैं। कोस्टल स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डरिंग करते हैं इंडियन ओशन को, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे जो पहले ये जो हमारा IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये पहले क्या कहलाता था, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये पहले क्या कहलाता था, ठीक है। तो अभी आपको देखा यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। IORA पहले क्या कहलाता था, इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये IORARC कहलाता था पहले, ठीक है। एक यहाँ पर ये रीजनल फोरम है जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको साथ में एक टुगेदर लाता है, एक टुगेदरनेस लाएगा, बिजनेस अकेडमिया और यहाँ पे जो कोऑपरेशन है, क्लोज इंटरेक्शन अमंग देम, ये सब एक साथ आएंगे जब सब लोग मिलेंगे, ठीक है। ये सर इन सब का रोल होता है। उसके बाद ये जो बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ओपन रीजनलिज्म के ऊपर बेस्ड है, जो स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड से रिलेटेड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सब के ऊपर, इन सब के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये हमारा IORA बेस्ड है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक और बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटेरिएट है IORA का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इबिन मॉरिशस में लोकेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर देख लिया हमने। आगे चलते हैं अपने यहाँ उस पर न्यूज़ पर। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है
ठीक है। G7 के बारे में पूरी बातें जान ली हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, G11 में कौन कौन सी कंट्रीज आने वाली हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इंडिया को, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए ज्वाइन या नहीं करना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस का जवाब सारे क्वेश्चंस का जवाब कह रहा हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन वहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नीड अ ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर है उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को एक रक्तदान की ज़रूरत है। ठीक है, एक दान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ को लेकर, एक तो कोविड 19 चल रहा है उसको लेकर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको लेकर। और फिर यहाँ पे राइटर का ये भी कहना है कि जो हमारे इंडिया है, एक गरीब कहा जाता है कंट्री, उसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने ढेर सारे कैसे हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर बेड्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो पब्लिक सेक्टर से कम हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में बेड्स हैं वो पब्लिक सेक्टर से कम है। ठीक है, 19 लाख यहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स हैं और 95,000 ICU बेड्स हैं, 48,000 वेंटिलेटर्स हैं इंडिया में। ठीक है, जो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं। और जो मोस्ट ऑफ द कंसर्न की बात करी जा रही है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन सब में सबसे ज़्यादा है। अगर तमिलनाडु को और दिल्ली और वेस्ट बंगाल को अगर हम छोड़ें तो, अगर इन्हों मिला दो तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी को लेकर बात हो रही है कि पब्लिक सेक्टर पे क्यों नहीं लगाते पैसा, भैया पब्लिक सेक्टर पे भी लगाओ ताकि चीज़ों को फोकस कर सके सबसे ऊपर। तो ये जो सारी रिपोर्ट है कि कितने कितने बेड्स हैं ये सब, ठीक है, ये किसने, किस सेंटर ने दी है, डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी ने यहाँ पर ये रिपोर्ट दी है। अब ये डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। चलते हैं नोट्स पे और बात करते हैं सेंटर ऑफ डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की। तो ये हमारा CODDDEEP क्या है, CDDEP, ठीक है, CDDEP याद रखना, ये क्या है, एक पब्लिक हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ रिसर्च करी जाती है और हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन DC में और साथ ही साथ न्यू दिल्ली में भी है। इसका मिशन होता है कि ये इंडिपेंडेंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर सके, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च, और जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा एडवांस बना सके, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है, इन सबको एडवांस्ड हेल्थ को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसका काम ये होता है। CDDEP की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, लोकेशन वॉशिंगटन DC, हेडक्वार्टर्स यहाँ पे बात हो गई, और फॉर्मेशन कब हुआ, 2009 में। उसके बाद चलते हैं अपने वापस न्यूज़ पर, देखते हैं और क्या बात हो रही है। तो यहाँ पे अब न्यूज़ के बारे में बात करें, उस वापस न्यूज़ पे आए तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए डेवलप कंट्री की डेवलपमेंट पे, उसकी हेल्थ केयर पे, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, इम्यूनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो भैया, फालतू चीज़ों पे क्या क्यों ध्यान दे रहे हो, राइटर का कहना है। तो उसका कहना है कि हम लोग ये चलो ये सब चीज़ें तो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बट जो हमारे हॉस्पिटल बेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कोविड क्राइसिस चल रहा है तो यहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स बहुत ज़्यादा कम है। अब सेकंड रीज़न क्या है, ठीक है, सेकंड रीज़न क्या है हमारे, ये जो एक तो बता दिया कि हम लोगों को खस्ता हालत है हमारी पब्लिक सेक्टर की, पब्लिक हेल्थ सेक्टर की। अब जो सेकंड रीज़न यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्राइवेट मेडिसिन है इंडिया में, ये लैक ऑफ एडिक्वेट और इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो कितना स्पेंड करती है पब्लिक हेल्थ पे, इंडिया गवर्नमेंट सिर्फ अपनी GDP का 1.3 सिर्फ खर्च करती है, जो कि बहुत यहाँ पे शर्मनाक और इनएडिक्वेट बताया जा रहा है। ठीक है, या ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे US का कंपैरिजन, US कितना खर्च करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन, वो तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। ठीक है, कि हमारी जो प्राइवेट है उसमें ज़्यादा है सामान और पब्लिक में हमारा कुछ है ही नहीं। तो इस वो तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको अच्छी तरीके से स्पेंड करना चाहिए। जो यूनाइटेड स्टेट है उसे वो स्पेंड करता है अपना GDP का 15%, यहाँ पे इंडिया करता है 1.3%। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए हम लोग, क्या नीडेड, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल कर सकें, फोकस कर सकें। उसके बाद यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें हम लेकर चल सकेंगे तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को आगे भी दिखा सकता है। और जो क्राइसिस है, आप जैसे जानते ही हो, कोविड 19 पेंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी तरीके से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका एक सॉल्यूशन क्या बताया है कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसे पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करें पब्लिक हेल्थ पे, जो गवर्नमेंट है पब्लिक हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में जो इतना खस्ता हालत कर देते हैं, पेशेंट जाता है भाई उसे गरीब बना देते हैं बिल्कुल, इतना खर्चा होता है तब भी बेचारा खाली हाथ आता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली रन की बात हो रही थी। अगली रन मतलब एक गंदी सी दौड़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो गोमाथी मरीमुथु हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक एथलीट है और ये जो है इनका क्या हो गया, 4 साल का करियर बैन कर दिया गया है। क्यों करियर बैन, देखो यहाँ पे करियर एंडिंग कर दिया गया है 4 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एशियन गोल्ड से भी निकाल दिया गया है। टेस्टिंग पॉजिटिव मिली थी, अगर इन्हें टेस्ट किया गया था वहाँ पर तो पॉजिटिव मिली थी, जो कि बैंड सब्सटेंस होता है उसको इंटेक कर रखा था 2 बार। और यहाँ पे जो 2 बार ये ऐसी पाई गई हैं, ठीक है, ट्वाइस 2 बार यहाँ पर जो बैंड सब्सटेंस इंटेक करते हुए पाई गई हैं, दोहा फेडरेशन कप दोहा में और फेडरेशन कप पटियाला में, ठीक है। इवन यहाँ पे एशियन चैंपियनशिप में भी उसका इवेंट था, वहाँ पे भी। तो ये किस चीज़ का डोप क्या है, ठीक है, उसका टेस्ट क्या है। तो डोप के बारे में देखें तो जो एक एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स है, एक ड्रग होती है जो कि रेस हॉर्स, ग्रे हाउंड और एथलीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बट ये इस्तेमाल करी जाती है परफॉर्मेंस को, स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सही नहीं होती है हेल्थ के लिए, उसके लिए कहा जा रहा है। और अलाउ भी नहीं है चीज़ों को, इन सब चीज़ों को इंटेक करना। जैसे कि हमारे क्रिकेट अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी जो क्रिकेट वगैरह होता है, बीसीसीआई ये अलाउ नहीं करती कि कोई भी अगर आप एनर्जी ड्रिंक वगैरह लो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपना हम लोग नीचे देखते हैं अपोजिट एडिटोरियल पे क्या है। फॉल्ट्स इन आर ड्राफ्ट्स, हमारे ड्राफ्ट्स में फॉल्ट हैं, वो ड्राफ्ट क्या है, जो आईबीसी है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके बारे में बातें जान लेते हैं, आईबीसी के बारे में। चलते हैं अपने नोट्स पे वापस। तो अब बात करने वाले हैं आईबीसी के। जीएस3 से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। टॉपिक कौन सा होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइज फ्रॉम इट, ठीक है, इससे क्या इशू निकल के आ रहा है। इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड है आईबीसी, बैंक्रप्सी लॉ ऑफ इंडिया है, जो कि यहाँ पर कंसोलिडेट करता है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि सिंगल लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। एक लॉ निकाला गया है किसके लिए। अब यहाँ पे पहले आपको जानना है इंसॉल्वेंसी क्या होती है। अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी होती क्या है। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जब एक इंडिविजुअल होता है या फिर जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन्होंने उधार तो ले लिया, लेकिन अब वो वहाँ पर सक्षम नहीं होती हैं उसे वापस रीपे करने के लिए, तो उस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे लॉ निकाला गया है आईबीसी, तो उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। और लॉकडाउन से चलते हैं, यहाँ पे कुछ बात हो रही है, वो हम लोग आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, बट आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लीजिए। जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है 2015 का, वो इंट्रोड्यूस करा गया लोकसभा में दिसंबर 2015 में, बट पास नहीं हुआ। पास हुआ लोकसभा में 5 मई 2016 में, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ 11 मई 2016 में, लेकिन जो फाइनली जब यहाँ पर ये अराइव करा गया 28 मई 2016 में ये करा गया। उसके बाद जो बैंक्रप्सी कोड है हमारी, ये बैंक्रप्सी कोड एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो इंसॉल्वेंसीज होती है उन सबको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और यहाँ पर इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी, इकोनॉमी में भी। जो कोड है ये आईबीसी है, ये एम करता है कि प्रोटेक्ट कर सके हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको, इनका जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और यहाँ पे इस जो डूइंग बिजनेस का हमारा ये प्रोसेस है, इसको भारी भरकम तरीके से चला सके। जो आईबीसी है वहाँ पे 255 सेक्शंस हैं और 11 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आईबीसी के बारे में बात हो गई। मतलब इसका मेन रोल क्या है, जो एक मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन है या फिर एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, अगर ये किसी से, यहाँ पे ये हमारा डेटर है, ये हमारे क्रेडिटर हैं, ये अगर किसी से उधार ले लेते हैं और फिर उसके बाद समझ लो इनका कुछ हो गया, काम बिगड़ गया, लेकिन ये इनका लॉस हो गया, काम बिगड़ गया, तो ये अनेबल है पे देने के लिए, तो इनके लॉ को जो ये वहाँ पे सक्षम नहीं होते इसे वापस करने के लिए पैसा, तो जो इनका ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा आईबीसी कोड बनाया गया है। तो उसके बारे में बात हो रही है, तो देख लेते हैं हम लोग। जो ये हमने बात कर ली है, बट इसमें डिफ़ॉल्ट कहाँ से है। डिफ़ॉल्ट ये है कि जो अभी हमने इस थोड़ा हम देखते हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा, ये अनाउंस किया कि जो आईबीसी कोड है, ये जो लॉ है, ये एक इंसर्ट करेगा यहाँ पर सेक्शन 7, 9 और 10 को, और ये उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। किन को प्रोटेक्ट करेगा, जो जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद से जिसको भी अगर ये यहाँ पर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी यहाँ पर से जूझा है, ठीक है, उसको वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। तो मतलब डेट क्या दी थी, मई 25 से ये लागू होगा, यानी कि जिनके ऊपर जो लॉकडाउन में परेशान है, ठीक है, और उनके ऊपर यहाँ पर इंसॉल्वेंसी का वो है, बैंक्रप्सी कोड है, तो फिर वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो जो है 6 महीने तक उनके लिए, देखो अगर यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई बैंक्रप्सी यहाँ पर आप मान लो कि लिया, उसने उधार लिया, फिर उसके बाद वो चुका नहीं पा रहा है, तो एक फ़ाइल जो है वो करी जाएगी, ठीक है, फाइल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड करी जाएगी एक। तो लेकिन फिर क्या होगा,
फाइल करने के बाद वहाँ पे काम देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि जो फाइल है वो जो लॉकडाउन के बाद से अगर कुछ हुआ है मई 25 से अगर हुआ है कोई यहाँ पर ऐसा केस आया है तो वो 6 महीने तक नहीं देखा जाएगा, यानी सितंबर तक नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है इनका फॉल्ट क्या बता रहे हैं कि जो मई 24 का अगर केस आया है वो सिचुएशन से तो वो उसी से गूंज रहा था। ठीक है, मई 24 भी तो यहाँ पर कोरोना वायरस था ही, लॉकडाउन की बात हो ही रही थी, तो मई 25 को लॉकडाउन हो गया। बट लेकिन मई 25 से इन्होंने लागू किया, मई और 24 मई को क्यों नहीं लागू किया? जो 24 मई के लोग हैं उनके लिए तो यहाँ पर परेशानी है ना, तो उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कहना है राइटर का कि ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट है। देख लीजिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो कंपनी डिफॉल्टिंग है, ये जो पेमेंट्स है, ऑब्लिगेशन है, ये मार्च 24 के लिए कहा गया है, बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड इनको प्रोवाइड नहीं करा गया है, ये इनको नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये आईबीसी इनको प्रोवाइड नहीं करा गया है, लेकिन मार्च 25 से जो यहाँ पर हुआ है, अगर इसके बाद कोई यहाँ पर इस चीज़ से गूंजा है तो उसके लिए यहाँ पर करा गया है। ठीक है, ये कि जो 6 महीने तक इनकी फाइल जो है वो फाइल नहीं करी जाएगी। ठीक है, जो इनका केस है वो फाइल नहीं करा जाएगा, तो फिर यहाँ पर उसको कोई बात भी नहीं उठती है कि वो उसको परेशान कर सके, वो उसको परेशान कर सके। ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं उठती है। तो उससे रिलेटेड बात करी जा रही है कि यहाँ पे जो फॉल्ट है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इतना फॉल्ट वगैरह की इंपॉर्टेंट बात नहीं है जानने की, आपको आईबीसी जानना है, आईबीसी के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। आगे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने डेटा पॉइंट वगैरह और नीचे वाली न्यूज़ डिस्कस कर ली थी। हाँ, न्यूज़ तो नहीं बट एक की टर्म है एनआईए। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बॉडी है। बट ये किस किस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको न्यूज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कौन सी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एक स्टेट एजेंसी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो टेरर है उसको कॉम्बैट कर सकें। और ये एक्ट करती है एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म, जो टेररिज्म है उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, और ये एजेंसी है, ये डील करती है टेरर रिलेटेड क्राइम से, टेरर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, इन अपराध होते हैं, इन सब चीज़ों से यहाँ पर इसे एम्पावर करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एजेंसी है ये एग्जिस्टेंस में आई कब? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2008। ठीक है, ये डेट हो गई जो कि पास करी गई कब? जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका एनआईए का? वो न्यू दिल्ली में है। और इसके ब्रांचेस कहाँ हैं? हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। और ये अपना एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट बना के चलती है, जिसमें अगर आ गया कोई तो फिर गया काम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनआईए के बारे में, जो एनआईए का यहाँ पे लोगो हो गया, फ्लैग हो गया एनआईए का। फॉर्म कब हुआ? 2009 में। एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 649। एनुअल बजट यहाँ पर $16 मिलियन। उसके बाद यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सब चीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं। जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, तो फिर गाइज यहाँ पे हमने कवर लिया है अपना न्यूज़पेपर, आज का कवर, आज का पूरा पेपर हमने पढ़ लिया है। और बैकग्राउंड न्यूज़ के साथ साथ हम लोगों ने पीडीएफ नोट्स भी बनाए हैं, और पीडीएफ नोट्स भी आपको शेयर कर दिए गए हैं। तो गाइज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा गाइज, डू सब्सक्राइब द चैनल। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज बस आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, चलते हैं।